नमस्कार दोस्तों, मुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल ये उठता है कि 1857 की ये जो इतनी बड़ी क्रांति हुई, क्या वो सिर्फ एक कारतूस की वजह से भड़की थी, या फिर इसके पीछे 100 सालों से दबा हुआ गुस्सा था जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम सीधे इतिहास की किताबों में चलेंगे और उसी के आधार पर समझेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे, क्या असर हुआ और इस पूरे विद्रोह का असली स्वरूप क्या था। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी आग के लिए बस एक चिंगारी काफी होती है, और 1857 में वो चिंगारी थी एक नया राइफल कारतूस। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने एक नई एनफील्ड राइफल सेना में लाई। अब इसके जो कारतूस थे उनको लेकर एक अफवाह फैली कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और सोचिए, राइफल में गोली भरने के लिए उस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। ये तो सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर हमला था। और बस यही अपमान वो आखिरी तिनका साबित हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा, चिंगारी अकेले कुछ नहीं कर सकती, आग जलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। तो चलिए अब उस ईंधन की बात करते हैं। वो सारी शिकायतें, वो सारा गुस्सा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पिछले 100 सालों से सुलग रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। वो कौन सी बातें थीं जिनसे भारतीय राजा महाराजाओं का भरोसा अंग्रेजों पर से पूरी तरह उठ गया था। देखिए, अंग्रेजों ने एक के बाद एक ऐसी नीतियां अपनाई, जैसे सहायक संधि और सबसे खतरनाक डलहौजी की हड़प नीति। इसका मतलब था, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज अंग्रेजों का हो जाएगा। फिर 1856 में अवध को कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया। और तो और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इन सब चीजों ने भारतीय शासकों में डर और गुस्सा भर दिया था। राजनीति के बाद अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, पैसा, मतलब आर्थिक कारण। कंपनी की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। उन्होंने जमीन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि किसानों की कमर टूट गई। भारत का जो बेहतरीन कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट था, वो ब्रिटेन की मशीनों से बने माल के सामने टिक नहीं पाया। नतीजा, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर सब बेरोजगार हो गए और सारा का सारा पैसा, भारत की दौलत सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटेन भेजी जा रही थी। मतलब हर तरफ से आम आदमी पिस रहा था। बात सिर्फ पैसे और राजनीति की नहीं थी। अंग्रेजों ने अब लोगों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया था, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। हाँ, ये सच है कि उन्होंने सती प्रथा खत्म की, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया, जो अच्छे कदम थे। लेकिन उसी वक्त ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ गई। लोगों को लगा कि ये जबरदस्ती धर्म बदलवाना चाहते हैं। फिर एक कानून आया जिससे धर्म बदलने वालों को उनके पुश्तैनी हक मिलते रहे, और इन सब के ऊपर भारतीयों के साथ उनका बर्ताव बहुत ही खराब था। तो लोगों को ये लगने लगा कि अंग्रेज हमारी पूरी संस्कृति, हमारा धर्म, सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। दबाव देखिए, राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही और धर्म पर हमला, पूरा ईंधन तैयार था। और कारतूस वाली चिंगारी लगते ही विद्रोह की ये आग पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। जरा इसकी रफ्तार देखिए। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। अगले ही दिन 11 मई को सिपाही दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। और फिर देखिए, जून आते आते कानपुर में नाना साहब और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। मतलब कुछ ही हफ्तों में आग हर तरफ फैल चुकी थी। और ये कोई एक जगह की लड़ाई नहीं थी। दिल्ली की कमान बहादुर शाह जफर के हाथ में थी, तो कानपुर में नाना साहब लड़ रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। शुरुआत में इतनी कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। इसे बेरहमी से कुचल दिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये नाकाम क्यों हुआ और इसके बाद क्या बदला? इसकी कुछ बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, सब अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे। दूसरा, ये विद्रोह पूरे देश में नहीं फैला, दक्षिण और पूर्वी भारत में इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। और हाँ, अंग्रेजों के पास हथियार और संगठन हमसे कहीं बेहतर थे। और एक कड़वा सच ये भी है कि कई भारतीय राजाओं और पढ़े लिखे तबके ने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। लेकिन हार के बाद भी इस विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधा शासन ब्रिटेन की महारानी का हो गया।
सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि ऐसा दोबारा ना हो। पर सबसे जरूरी बात, इसी विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद की यानी एक देश होने की भावना के बीज बो दिए। यहीं से असली आजादी की लड़ाई की प्रेरणा मिली। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि हम इस घटना को क्या कहें। क्या यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था या आजादी की पहली लड़ाई? इस पर भी जानते हैं बहुत बहस हुई है। देखिए, दो नजरिए हैं। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। उनका कहना है कि ये बस कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था। लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें सिर्फ सिपाही नहीं बल्कि आम लोग, किसान, राजा रानी सब शामिल थे और इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता भी कमाल की देखने को मिली। तो 1857 की ये जो विरासत है, ये आज भी भारत की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? ये हमें याद दिलाता है कि जब हम पर जुल्म हुआ तो हम कैसे मिलकर लड़े। ये प्रतिरोध की कहानी है, ये एकता की कहानी है। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से आपको 1857 के इस महान विद्रोह को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना है तो अपने चैनल मुकुल स्टडी पॉइंट को YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में भी बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। और हमेशा याद रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।